साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान के बार संघ के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष श्रीमान कृष्ण जालव जी, जो कि सीनियर अधिवक्ता हैं और समाज सेवा में काफ़ी अच्छा एक पहचान बना रखी है इन्होंने। समाज सेवा के अंदर जैसे गौ सेवा भी और ब्लड डोनेशन का तो कहें तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा कीर्तिमान बना रखा है कि करीब 40 बार ये डोनेट खुद कर सकते हैं। और हमने देखा है हमारे जितने भी कैंप वगैरह लगते हैं तो कोई भी ऐसा कैंप नहीं हमारा खाली जाता जिसमें वकील साहब के परिवार का कोई सदस्य ना हो। इनके मैडम भी जो और भाई बंधु हैं, पिताजी, सारे लोग जो नंबर वाइज देते ही रहते हैं। तो बहुत ही शानदार आज हमें मौका मिला है इनके द्वारा। जब से हमने शुरुआत किया था तब से काफ़ी बार इनसे सहयोग मिलता रहा है हमें, और आज फिर आए हुए हैं तो हमने सोचा कि आप लोगों को इससे रूबरू कराया जाए। तो स्वागत है जी वकील साहब आपका। जय श्री राम, जय गौ माता की गुजरात जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं जी कि आप इस संस्था की जो शगुन योजना है इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, कब से जानते हैं, कितने समय से जानते हैं इसको? गुरजाल जी, मैं आपसे इस बात करना चाहूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शगुन योजना के बारे में बताते हुए ऐसा लगता है कि जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी कि जो संस्था 2019, मुझे आज भी याद आ रहा है कि इसका जब पहला जो उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, मेरा सौभाग्य रहा कि उसमें भी मैं शामिल रहा और बहुत ही ग्रांड स्केल पे इसका उद्घाटन किया गया था। और तब थोड़ा हमें संशय भी था, शंका भी थी कि क्या गुरदयाल जी और उनकी टीम इस बड़ी योजना को या बच्चियों के लिए जो आप प्रयास करने जा रहे हैं इसमें सक्सेस हो पाएंगे क्या नहीं। लेकिन आपका हौसला बुलंद था और शहर के और विभिन्न जिले के भी गणमान्य व्यक्तियों का आपको सहयोग मिला। और कोरोना टाइम के बावजूद भी आपने इसको लगातार आपके सतत प्रयासों से जारी रखा और न जाने कितनी ही बच्चियों के विवाह में आपने अपना योगदान दिया, सहयोग दिया और आपका प्रयास रंग लाया है, सफल हुआ है। शगुन योजना के माध्यम से जो बच्चियां, और खास बात इसकी है कि जब भी किसी बच्ची की शादी में ये जो सामान दिया जाता है ये उन्हीं का सामान है और केवल आप माध्यम बनते हैं और बच्चियों की किस्मत है। और यहाँ तक ये भी होता है कि उसकी बच्ची के परिवार के अन्य सदस्य हैं या उनके ससुराल वाले हैं या अड़ोस पड़ोस वालों को भी इस बात का पता नहीं चलता कि ये सामान कहाँ से आया है। आप तो इस तरह से इसको शो करते हैं जिस तरह की ये बच्ची के पेरेंट्स हैं वो बाजार से खरीद के लाए हैं, यानी ये आइडेंटिटी भी आप छुपाते हैं। इसमें आपकी एक महानता छिपी हुई दिखाई देती है। और जो आपकी टीम है, वर्कर है, आपके जगतार सिंह जी हैं और जो आपके जो टीचर्स हैं या जो मेंबर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, वर्कर हैं, उनका जो समर्पण भाव से, सेवा भाव से कार्य किया जाता है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और आपके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उनमें आइडेंटिटी छुपाई जाती है और बच्चियों को जो आर्थिक या सामाजिक रूप से इस बात से कुंठित महसूस ना हो कि हम किसी गरीब परिवार से हैं या हम जरूरतमंद परिवार, गरीब परिवार अलग होता है, जरूरतमंद परिवार के होने के बावजूद भी हमारे पास साधनों की व्यवस्था या अभाव होने के बावजूद भी हम ये जो काम कर पा रहे हैं वो आपके जरिए, आपकी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। और बच्चियां जो यहाँ से लाभान्वित होती हैं वो कहीं भी अपने आप को कुंठित महसूस नहीं करती और उनका हौसला बढ़ता है कि दहेज नहीं शब्द कहूँगा, एक उपहार स्वरूप माँ बाप के जो प्रयास होते हैं कि मेरी बच्ची की शादी में मैं कुछ ऐसा गिफ्ट दूं ताकि मेरे को भी समाज में मान प्रतिष्ठा मिले, बच्ची का भी सम्मान हो। तो वहाँ कहीं भी लेश मात्र का भी ऐसा महसूस नहीं होता कि बच्ची को कहीं कुंठित या नीचा देखना पड़ा हो। तो आपकी इस संस्था के लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपके स्टाफ की और जो हमारे जगतार सिंह जी है जो सादुल शहर एरिया के साथ गंगानगर भी संभाल रहे हैं, और आपके निर्देश में जो बच्चियों को जो आपके अंडर में काम कर रही हैं उनको रोजगार भी मिला है, उसके लिए भी साधुवाद के पात्र हैं। और ये योजना, शगुन योजना आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं। तो वकील साहब, आप इसके अंदर देखिए बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि आप खुद, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये पता चल रहा है, ये पूरे देश में हमारे जो लोग देख रहे हैं और इसको देखेंगे, रेगुलर ये लाइव किया जाएगा,
तो इसके अंदर आपने शुरुआत से ही इसके अंदर आपने सहभागिता रही आपकी, आपने हमेशा सहयोग किया और आगे भी आप करते रहेंगे। तो आप इसके अंदर फीलिंग कैसी कर रहे हैं, कैसा महसूस कैसे कर रहे हैं कि ये जो बच्चियों को दिया जा रहा है उसके बारे में आपके अंदर की क्या फीलिंग्स हैं? देखो, हमारा ये सोचना है कि जो भी सेवा भाव से कार्य किया जाता है उसमें कहीं भी अमाउंट या उसको प्रदर्शन करना जरूरी नहीं होता। आपने जो काम किया, पावन कार्य, पुण्य कार्य है, बच्चियों का इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जी हमें जो सहायता दी गई है वो किसी तरह से डोनेट में नहीं आती या किसी तरह से दिखावे में नहीं आती। ऐसा लगता है कि जी हमारे परिवार के सदस्यों ने दिया है, तो हमें इस बात का फक्र होता है कि आपने जो एक नई परंपरा चलाई है कि जो आजकल अखबारों में दिखाया जाता है कि इस बच्ची की शादी में हमने ये दिया और इस दूसरी बच्ची की शादी में हमने नगद दिया, कोई सामान भी दिया जाता है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो यहाँ पंप एंड शो की राजनीति की व्यवस्था ना होकर केवल बच्चियों का सम्मान और बच्चियों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम किया जाता है। उसके लिए आपकी संस्था साधुवाद की पात्र है। जो कार्यकर्ता हैं या जो लाभार्थी हैं, आप उनके लिए क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? मैं जो लाभार्थी हैं या जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो बच्चियाँ जिनकी भविष्य में साल 2 साल में 6 महीने में शादी होने वाली है, वो इस संस्था से जुड़े। आप ही का रजिस्ट्रेशन होगा और आपको ही ये सामान दिया जाएगा, किसी दूसरे के रजिस्ट्रेशन का सामान दूसरे को नहीं दिया जाएगा। जो पहले आता है और जो ज्यादा अवधि तक यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन रहता है उसकी शादी के में हम जो सामान देते हैं या गुरदयाल जी या उनकी संस्था जो सामान देती है वो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है कि जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं उसी अनुपात में उनको राशि दे दी जाती है। और हमारी तरफ से कहीं भी कोई दिखावा नहीं होगा और आपका सम्मान बढ़ेगा और आप बच्चियां कॉन्फिडेंस होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, क्योंकि आपके इन वाक्यों से लोगों के अंदर एक और अलग से उत्साह मिलेगा, हौसला होगा। उनको पता चलता है कि भी कुछ लोगों का जैसे कहना रहता है कि भी संस्था तो साधुल शहर से है, पता नहीं क्या है। तो आप जैसे जो बुद्धिजीवी या एक सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनके द्वारा ये लोगों को जब वाक्य से पता चलता है तो उससे थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा और लोग और आगे आएंगे। क्योंकि हमने इसमें रोजगार की मुहिम में आपको बता दूं कि 2000 से ऊपर लोग आज हमारे साथ कार्य मानदेय पे कर रहे हैं, प्रति माह मानदेय लेकर के। तो ये रोजगार की मुहिम भी एक बहुत अच्छी है और जल्द ही हम लोग आप लोगों से राय लेकर के एक नशा मुक्ति अभियान की तुरंत ही शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें या कहना चाहें तो नशा मुक्ति के बारे में कुछ, तो स्वागत है आपका। आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्वलंत समस्या है जो युवा वर्ग है वो नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ता जा रहा है और नशे की प्रवृत्ति इस हालत और हद तक पहुंच चुकी है कि समाज में प्रत्येक परिवार, चाहे वो गरीब से गरीब है चाहे उच्च वर्ग का परिवार है, वो कहीं से कहीं ना कहीं उससे ग्रस्त है। बड़े लोगों के बच्चे जो नशा कर रहे हैं उनका स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या ऐसे नशे है कि वो हम सोच ही हमारी कल्पना से परे नशे कर रहे हैं। वो जो ऐसा नशा है जो उसकी एक डोज की कीमत भी कई हजारों, जैसा था ना 1000 और 10,000 वाले, जो कहते हैं लाखों रुपए वाला नशा करने वाले भी बच्चे बैठे हैं। और कारण कि उनके परिवार के लोग अवेयर नहीं है, बच्चों को खुला पैसा दे रहे हैं, वो कहाँ यूज कर रहे हैं उनको नहीं पता। और निम्न स्तर के जो परिवार हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो नशा कर रहे हैं। वो ऐसी पोजीशन में है कि घर में कोई भी टूटा फूटा सामान या कबाड़ का सामान भी है वो बेच रहे हैं बच्चे, और उनके माँ बाप केवल और केवल इस बात के कारण कि हमारा बच्चा कुछ गलत ना कर दे, यानी उनको वो बढ़ावा दे रहे हैं कि जी वो बच्चा अगर आके पैसा मांगता है और ब्लैकमेल ये करता है कि यदि मुझे पैसा नहीं दिएगा तो मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा या सुसाइड कर लूंगा। इस बात का डरावा और दिखावा करके वो अपने माँ बाप को भी छल रहे हैं और माँ बाप इस बात को छुपा रहे हैं कि हमारा बच्चा नशा कर रहा है। तो ये प्रवृत्ति अगर हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे बच्चा अगर नशा कर रहा है तो उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में या पुलिस की मदद या चिकित्सालय की मदद लेकर हम अगर खुद ने मुहिम स्टार्ट नहीं की तो ये प्रवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ रही है। और हमारे प्रयास ये है कि हम चाहते हैं कि आप इस जो मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़े। शहर और जिले स्तर पर भी आपको सहयोग मिलेगा और प्रत्येक
परिवार, प्रत्येक समाज इससे अछूता नहीं रहा है। तो कोई व्यक्ति ये कहता है कि जी मैं या मेरा परिवार सही है, तो उन्हें एक बार झांक के देख लेना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए अपने बच्चों में, क्या नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है या कहीं गलत संगति में आ तो नहीं गया। कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि जी मेरा उठना बैठना नशे वालों के साथ है, लेकिन मैं नहीं लेता। लेकिन क्या होता है कि कोयले की खान या कोयले के वहां दाग जरूर लग जाता है आपको। तो उस कालिक से बचने के लिए आपको अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए होमवर्क करना पड़ेगा। बच्चों की प्रवृत्ति, बच्चों के मोबाइल, ये भी आपको चेक करने पड़ेंगे और आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। सादुलशहर क्षेत्र में हमारे लायक है या हमसे जो बन पड़ेगा हम आपका सहयोग करें। देखिए, जैसा कि वकील साहब ने कितना शानदार संदेश दिया है कि और चंद शब्दों के अंदर एक निचोड़ निकाल दिया कि हम लोग बच्चों की परवरिश किस टाइप से करें और नशा से बचने के लिए अकेला नशा मुक्ति केंद्रों में जाना या उसको सिर्फ ज्ञान का पाठ पढ़ाना ही काफी नहीं है। हमें हकीकत को स्वीकारना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए ऐसे सद प्रयास करने पड़ेंगे। तो हम लोग जल्दी इसके ऊपर एक स्पेशली अभियान शुरू करने जा रहे हैं, नशा मुक्त भारत अभियान, जो कि भारत के सभी राज्यों के अंदर एक साथ लॉन्च किया जाएगा और एक साथ हमारे जो वर्कर हैं वो सारे जो एक साथ शुरुआत करेंगे इसकी। तो जल्दी हम लोग इसका कर रहे हैं। एक छोटा सा वकील साहब आपसे और एक तरह से सत्यापन ही मान लें या लोगों के लिए एक गारंटी का एक शब्द बोल लें कि कुछ लोगों को, ग्रामीण लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि भाई ऐसी संस्थाएं तो बहुत फ्रॉड कर रही हैं, आप तो ये ले नहीं सकते। कई बार उनको कुछ सरकारी लोग जो हैं, जैसे पुलिस वाला हो गया, कोई सरपंच है या कुछ और है, कई बार वो लोग भी अज्ञानतावश उनको ऐसे डांट देते हैं, धमका देते हैं, भाई आप यहाँ पे कैसे पैसे इकट्ठे करने आगे वगैरह। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी संस्था ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर रजिस्टर्ड है, आप तो अधिवक्ता है, आपको सारा पता है। इसके बाद पैन कार्ड हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास ATG है, 12A है और CSR 1 है, ई अनुदान जैसे सारे सर्टिफिकेट्स हमारे पास उपलब्ध है। तो कृपया आप हमारे दर्शकों को ये सर्टिफिकेट करें कि हम लोग लेने के लिए अधिकृत हैं या नहीं है। इस चीज का थोड़ा सा लोगों को ये पता चलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विवादित बात आती है वो वकीलों पे जाके टिकती है। तो आप ऑलरेडी सीनियर अधिवक्ता हैं, आपका पूरा राज्य में नाम है, तो आप वो थोड़ा सा स्पष्टीकरण दें इसके बारे में कि कोई भी संस्था डोनेशन ले सकती है या नहीं ले सकती, वो थोड़ा क्लियर करें। ये जो पोजीशन आप बता रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आज की परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि जो NGO थे या कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने उन NGO के माध्यम से अपना दुष्प्रचार या उसका एडवांटेज उठाया और जो उनको वर्क करना चाहिए वो ना करके केवल अपनी जेबें भरी, उसके कारण क्या है जी कि लोगों के बीच में गलत मैसेज गया है। और इस संस्था के नाम पे या NGO के नाम पे कहीं कोई व्यक्ति अगर नीट एंड क्लीन है और जो सेवा भाव से जाना चाह रहे हैं, उनके बारे में भी एक बार ऐसी छवि आती है। उसका समाधान ये रहेगा कि आप लोगों के बीच में जाएं जब, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड और जो भी जितने भी आपके पास लीगली डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में लोगों को बताएं और आपके जो द्वारा वर्क किया गया है वो भी लोगों के बीच में आप इसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें कि हमारी संस्था जो क्या कर चुकी है और क्या करने वाली है। क्या करने वाली है उसका इम्पैक्ट बाद में आता है, लेकिन आपने जो किया है और जो लाभान्वित हुए हैं परिवार, उनसे भी उनका परिचय या रूबरू करवाए कि जी इस संस्था के माध्यम से, क्योंकि ये संस्था जो काम कर रही है कि उन्होंने हमारी आइडेंटिटी छुपाई थी, लेकिन हम ये कहते कि व्यक्ति विशेष का नाम ना लेते हुए कि हमारे गांव में, हमारे कस्बे में इतने लोग या इतने परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और वो उसकी गारंटी या उसका हम बिल्कुल सत्यापन हम करेंगे। तो वो ऐसे लोगों को आप जोड़े और उनको भी कहीं कोई संस्था रजिस्ट्रेशन वाला काम होता है और या आपका प्रोग्राम होता है तो उन लोगों को भी वहां इनवाइट करें, ताकि क्या होता है जो यसमैन है या जिन्होंने एडवांटेज लिए हैं वो भी वहां आपकी बात को हाईलाइट करेंगे कि आपको इसमें जुड़ना चाहिए। तो ऐसे लोग जो जिन्होंने गलत काम करके फायदे उठाए हैं उनके कारण सारी संस्थाएं बदनाम होती हैं। तो अगर आप सही मायने में काम कर रहे हैं तो अपने वर्क को लोगों के बीच में पहुंचाएं, फैलाओ और प्रचार करें, तो ही लोगों के बीच में ये सही मैसेज जाएगा। और जो संस्थाएं गलत काम करती है उनके लिए है कि कोई भी संस्था चाहे वो रजिस्टर्ड हो, NGO है, तो उनके द्वारा गलत काम किया गया है तो उनको बिहाइंड द बार यानी जेल में जाना पड़ सकता है
और उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होता है और हमने होते हुए भी देखा है। जी जी जी, बिल्कुल जी वकील साहब, आपने बहुत अच्छी राय दी है। ये सुझाव आपका जो है हम तुरंत लागू करेंगे कि आपने बताया कि कुछ ऐसे परिवार हैं काफी सारे ऐसे जो चाहते हैं कि हमारे द्वारा और लोगों का बेनिफिट हो, तो उनके द्वारा हम जल्द ही इस सुझाव को मानते हुए आपका और लोगों के सामने ऐसे कुछ वीडियोज या ऐसी कुछ न्यूज़ वगैरह लेके आएंगे सामने, ताकि उन लोगों को और विश्वास हो। क्योंकि हम लोग चाहते हैं, अभी हमने जो लक्ष्य लिया हुआ है हमारी संस्था ने, ये 2025 के अंदर 1 करोड़ बच्चियों के परिवारों को हमने इसके साथ जोड़ना है, ताकि आने वाले समय में बहुत ही इजीली, और इसको मैं फंडा आपको वैसे तो पता ही है, शुरू से आप जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ। हम लोग एक शादी में 21 रुपए का रिक्वायरमेंट रखते हैं, अब एक निवेदन करते हैं हमसे, लेकिन फ्यूचर के अंदर हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही अब 1 करोड़ हो जाएगा तो हम सिर्फ 1 रुपया एक शादी का लेंगे, और 1 रुपया एक शादी का देने से मतलब 1 करोड़ रुपया आ गया, तो 1 करोड़ आ गया तो आप कितनी शादियां कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम हम लोग इसके अंदर लेने जा रहे हैं। तो आपसे आज समय तो काफी ले लिया, लेकिन फिर भी एक छोटी सी और राय चाहूंगा कि आप आजकल के जो बच्चों के परिवार बिगड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो सैकड़ों ऐसे केसेस आते हैं, बहुत सारे हमारे एनजीओ के पास भी आते हैं, तो आप थोड़ा उसके बारे में ये बताएं कि पेरेंट्स को या उन पति पत्नी को ऐसा कुछ क्या अपनी लाइफ में करना चाहिए कि उनको ये बिखराव जो आ रहा है या डिवोर्स के ओर लेकर जा रहा है वो चीजें ना हो। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको कि ये जो आपका सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सटीक बैठता है कि परिवार टूटने की कगार पे है। हमारी जो कोर्ट्स हैं उसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा तलाक के मुकदमे आ रहे हैं, और तलाक किस बात का आ रहा है कि मिसकम्युनिकेशन कहें या आपसी तालमेल के अभाव में परिवार टूट रहे हैं। और ये परिवार इसलिए टूट रहे हैं कि जो आज की कल्चर है, चाहे वो मोबाइल कल्चर कहें या जिंदगी जो फास्ट हुई है, भागा दौड़ वाली जिंदगी हुई है, उसमें सहन शक्ति और आपसी तालमेल का अभाव और समय नहीं होने के कारण क्या कहते हैं कि बच्चियां हैं कि जो सीधा पढ़ रही हैं तो पढ़ाई के साथ वो अपना होमवर्क जैसे घर का काम, घरेलू कामकाज उनको भी सीखना पड़ेगा। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना साथ साथ में वहां से अगर वो करने सीखेंगी तो ही वो ससुराल में जाके सास ससुर को अपना माँ बाप समझेगी, तो ही आगे जाके इनको इस चीज में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ जब बेटी को अपना जो पिता होता है वो परी बना के रखता है, उससे कोई काम नहीं करवाता, माता कोई काम नहीं करवाती, और जब वो पराये घर में जाती है तो वहां उसे हर तरीके के काम करना पड़ेगा। और सामाजिकता के जो भी नियम है, किचन से लेकर परिवार के रिश्तेदारों से, घर के मेंबर से और रिश्तेदारों के साथ भी दुनियादारी निभानी पड़ेगी। यदि वहां कहीं चूक होती है तो वो फिर क्या होता है कि 1 मिनट में आजकल मोबाइल की सेवा है, पापा मम्मी मेरे साथ ये हुआ, और चाहे वो नॉर्मल बात है उनके दिमाग में वो बात बैठती है और वो झट से उसके, और साधन भी इतने हो चुके हैं मोबाइल के माध्यम से और उसे और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, वो 1 घंटे के अंदर ही वहां पहुंच जाते हैं। क्या बात हुई, हो सकता है वो बात शांत होने वाली थी, लेकिन क्या है उसको बढ़ावा कहाँ दिया जाता है कि परिवार से, माता पिता के द्वारा जो अचानक पहुंचकर वहां जो माहौल क्रिएट किया जाता है उससे सारा ही माहौल बिगड़ जाता है। तो पहले क्या होता था कि कई बार तो कुछ ऐसी बात होके शांत भी हो जाती थी और उसके बाद में भी नहीं पता चलता था, और आज कोई बात होती है वो बात होने से पहले उसके परिवार के या उसे हितैषी या उसके जो फोन कॉन्टेक्ट है उनसे लोगों के बात पहुंचती है, और बात को बनाकर या बात को संवारने वाले या बात को खत्म करने वाले की बजाय वो बात वहां पहुंचती है जहां उस बात को बिगाड़ा या बढ़ावा दिया जाए। तो ये मैं बच्चियों से भी कहना चाहूंगा और लड़कों से भी कहना चाहूंगा कि तालमेल के अभाव में जो परिवार टूट रहे हैं उसके जिम्मेवार आप लोग हैं। धैर्य और ध्येय दोनों बना के चलें। ध्येय ये होगा कि आप अपने परिवार की तरह जिस तरह रिस्पेक्ट करते हैं, माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, फादर की, उसी तरह सास ससुर की करें। और ननद और जो देवर हैं आने वाले टाइम में ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक परिवार में एक ही बच्चा या एक ही बच्ची है तो ये रिश्ते खत्म हो रहे हैं। तो पुराने जमाने में ये रिश्ते होते थे तो उनको आपसी तालमेल का पता होता था, किस तरह दुनियादारी निभानी है वो जानते थे। तो मैं बच्चियों से निवेदन करना चाहूंगा और बच्चों से भी निवेदन कर कि जी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अपने रिश्तों को कायम रखें और छोटी छोटी बात को बड़ा ना बनाएं, और कम से कम जो कोई ससुराल में बात होती है उसको
वेरी फर्स्ट टाइम में ही अपने पीयर में या अपने हितैषियों को ना बताएं और अपने लेवल पर उसको समस्या को हल करने की प्रयास करें। यदि इसमें आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो कई परिवार टूटने से बच सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था कायम रह सकती है। बहुत बढ़िया लगा वकील साहब, आपने इतना शानदार एक सुझाव दिया है कि उन बच्चियों को, इन बच्चों को जिनके छोटी छोटी बातों की वजह से, खास करके इस मोबाइल की एक जो बहुत बड़ी बीमारी है हमारे पास की बात होने से पहले ही पता चल जाना वगैरह, तो साथियों मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इनको आप बार बार 2-4 बार सुने और इसके ऊपर अमल करें, ताकि आने वाले समय में ऐसे मुकदमों की या ऐसे घर टूटने की नौबत जो ना आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। थैंक यू सर।